हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें होगी आपके आईपीसी लेक्चर, यानी कि हिंदी में पूरा आईपीसी का लेक्चर होगा, जिसमें सेक्शन वाइज हम आपको पूरा कवर कराएंगे। इसमें ये आज का हमारा पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि पूरा जो आईपीसी का है इंट्रोडक्शन, यानी उसमें क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और ये कब से लागू हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम आप सेक्शन आपका पूरा कवर करवा देंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक आईपीसी के नोट्स, यानी कि जो आईपीसी का लेक्चर है वो हम हिंदी में पूरा कवर करवाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आईपीसी है वो कब लागू हुई थी और कैसे लागू हुई थी, ये हम देखेंगे। जो प्रथम विधि आयोग हुआ का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1834 में। और 1834 में ही जो प्रथम विधि आयोग के तहत जो वर्तमान भारतीय दंड संहिता, यानी कि जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसको बनाया गया था। और 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर के समक्ष रखा गया था, यानी कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश शासन था अपने देश में, भारत में, तो जो ब्रिटिश के गवर्नर थे, ब्रिटिशर्स के, तो उनके समक्ष रखा गया था। कब? 14 अक्टूबर 1837 को। उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर की सहमति प्राप्त हुई, अर्थात कि जो 6 अक्टूबर 1860 है, उस दिन क्या हुआ था कि जो गवर्नर है उनके हस्ताक्षर हुए थे, उनकी सहमति प्राप्त हो गई थी। लेकिन ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को। इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं और टोटल अध्याय कितने हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 23। और जो सेक्शन है हमारे, तो टोटल कितने हैं? 511, यानी कि 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। उसके बाद देखते हैं अगला, अपराध के आवश्यक तत्व। किसी भी अपराध को करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या आवश्यक हैं? तो यहाँ पर देखते हैं 4 चीज़ें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट कौन सा? पर्सन, यानी कि अगर कोई अपराध करना है तो व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति नहीं होगा तो अपराध कौन करेगा? उसके बाद दुराशय, यानी कि मेंसरिया, जो मेंसरिया है उसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केवल कार्य से अपराधी नहीं होते हैं, जब तक अपराधी का मन ऐसा ना हो, दुराशय पूर्ण ना हो। उसके बाद कार्य या लोभ, व्यक्ति भी हो गया, दुराशय भी उसका हो गया कोई कार्य करने के लिए। जब कार्य लोभ करेगा तभी तो अपराध होगा। और अपराध कब होगा? जब क्षति होगी। अब क्षति कैसी होगी? क्षति सांपत्तिक हो सकती है, या फिर उस व्यक्ति को हो सकती है, या उसके ख्याति को हो सकती है, किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है? सेक्शन 11 में बताया गया है। और दुराशय, दुराशय को पूरे भारतीय दंड संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे दुराशय को। लेकिन कार्य लोभ देखते हैं। कार्य लोभ कहाँ पे परिभाषित किया गया है? सेक्शन 33 में परिभाषित किया गया है। और उसके बाद आता है क्षति। क्षति कहाँ परिभाषित किया गया है? सेक्शन 44 में परिभाषित किया गया है आपका। कहाँ पे? 44 में। अब जो यहाँ पे क्षति है, वहाँ पर कितनी प्रकार से हो सकती है क्षति? शरीर को हो सकती है, मानसिक हो सकती है, यानी मन के द्वारा हो सकती है, ख्याति भी हो सकती है, या फिर संपत्ति को अवैध रूप से कारित कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 प्रकार की क्षति बताई गई है। किसमें? सेक्शन 44 में। सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दुराशय है, अब दुराशय को हम डिटेल में देख लेते हैं। जो हमारा दुराशय है, यानी कि मेंसरिया, उसके लिए एक केस था आर वर्सेस प्रिंस, जिसमें टोटल कितने? 16 न्यायाधीश थे और 15-1 से निर्णय दिया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस था और इसको हम देख लेते हैं इसमें डिटेल की, इसमें हुआ क्या था एक्चुअली। इसमें एक न्यायाधीश जो था वो पक्ष में नहीं था, जिसका नाम क्या था? जस्टिस ब्रेट, यानी कि
जो जस्टिस ब्रेड थे वो इस पक्ष में नहीं थे, और इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेलबर्न थे। और इसमें क्या था एक्चुअली कि जो प्रिंस नाम का एक व्यक्ति था जो 12 वर्ष की लड़की को भगा कर ले गया और कोर्ट में कहता है कि वो 16 वर्ष की है। अब यहाँ पे बाद में क्या करता है, वो कन्फेस कर लेता है, यानी स्वीकृति कर लेता है कि वह 16 वर्ष की नहीं 12 वर्ष की है। तो यहाँ पर दुराशय से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस है ये। इसका केस का सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इम्पोर्टेंट है। कौन? जस्टिस मेलबर्न। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या था, आंग्ल विधि। अब हम आंग्ल विधि को देखते हैं। जो आंग्ल विधि यानी कि जो इंग्लिश में विधि थी, तो उसमें एक केस था क्वीन वर्सेस टॉल्सन। ये सारे दुराशय के ही केस आ रहे हैं आपके। जो क्वीन वर्सेस टॉल्सन थे उसमें जस्टिस कौन था? जस्टिस स्टीफन। इस बात में पहली बार दुराशय के सिद्धांत पर विचार किया गया था। किसमें? आंग्ल विधि के अंतर्गत दुराशय के सिद्धांत पर कब किस केस में विचार किया गया? क्वीन वर्सेस टॉल्सन के केस में। और इसको लागू भी कर दिया गया था। और दुराशय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर हेल ने किया था। उसके बाद देखते हैं हम भारतीय विधि में, यानी कि जो ये तो हो गए आंग्ल विधि की दुराशय। अब देखते हैं भारतीय विधि में दुराशय कब आया, कैसे आया और किस केस के तहत आया था। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारे MS जॉर्ज का केस था एक, जिसमें भारतीय विधि में पहली बार दुराशय के सिद्धांत पर विचार किया गया था। लेकिन इस केस के लागू नहीं किया गया था इस दुराशय को। लेकिन लागू कब किया गया था? जो नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस था। इस केस के तहत जो दुराशय का सिद्धांत है वो भारतीय विधि के तहत लागू किया गया था। यानी भारतीय विधि में कब लागू किया गया था? नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP का जब केस आया था उसी में यह लागू कर दिया गया था। अब देखते हैं दुराशय के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो दुराशय है उसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया पूरे IPC में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो दुराशय होता क्या है और कहाँ कहाँ है। तो एक वर्ड है आपका स्वेच्छा, दूसरा आशयपूर्वक, तीसरा कपटपूर्वक और बेईमानीपूर्वक। यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य स्वेच्छा कर रहा है जो अपराध है, कोई आशयपूर्वक कर रहा है, कुछ कपटपूर्वक कर रहा है या फिर बेईमानीपूर्वक कर रहा है। तो यहाँ चारों में कहीं ना कहीं दुराशय आ रहा है। आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो दुराशय है उस सभी अपराधों में दुराशय की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ अपवाद कौन कौन से हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या करने का प्रयत्न करना, ये कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 121 के तहत। आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह, सिक्कों का कूटकरण, दुर्विवाह, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, व्यापारण अपहरण, ऐसे कुछ अपवाद हैं जो जिसमें दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है। बिना दुराशय के ही ये अपराध की कैटेगरी में आ जाते हैं। और कौन सा? लोक अपदूषण हो गया। ये सारे क्या हैं? दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे अपराध हैं। अब आंग्ल विधि का एक सूत्र है, कौन सा? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि केवल कार्य अपराध नहीं होता है, यानी कि कोई कार्य कर रहा है उसका कार्य अपराध नहीं है जब तक उसका मन अपराधी ना हो, यानी कि उसका दुराशय ना हो। ये किससे संबंधित सूत्र हो गया? यानी दुराशय से संबंधित ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अपराध के चरण। जो अपराध के चरण है वो कितने हैं? वो टोटल 4 अपराध के चरण हैं। 4 जो ये अपराध के चरण हैं, पहला कौन सा है? आशय, तैयारी, प्रयत्न, अपराध का पूर्ण होना। यानी कि ये 4 चरणों में ही अपराध पूर्ण हो जाता है।
सबसे पहले तो आशय होगा उसका, तभी वो कार्य कुछ करेगा। तैयारी करेगा, उस आशय के अनुसरण में वह तैयारी करेगा। उसके बाद प्रयत्न करेगा, यानी कि उस कार्य को करने का प्रयत्न करेगा। जब प्रयत्न करेगा तो उसके बाद लास्ट स्टेज क्या होती है कि अपराध का पूर्ण होना। तो इसको हम एक एक करके हम समझ सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम आशय, यानी कि केवल आशय दंडनीय नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर आशय दंडनीय है। कौन कौन सा? आपराधिक षड्यंत्र का, 503 आपराधिक अवित्राश। अवित्राश का मतलब क्या है? यानी कि धमकी देना। इसका दंड कहाँ पे दिया गया है? 506 में इसका दंड बताया गया, किसका? आपराधिक अवित्राश का दंड बताया गया है। तो ये है कुछ आशय से संबंधित कुछ फैक्ट। उसके बाद देखते हैं तैयारी। अब तैयारी हम देखते हैं कि केवल तैयारी दंडनीय नहीं है, किंतु इसके भी कुछ अपवाद, यानी कि सबके कुछ न कुछ अपवाद दिए गए हैं। इसमें धारा 232 से 235 तक सिक्कों का कूटकरण से संबंधित बताया गया है। अर्थात हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि राम जो है वो सिक्कों के कूटकरण के लिए तैयारी कर ली है, यानी अभी तैयारी की है और अभी बनाया नहीं है, और फिर भी पुलिस जानकारी मिलने पर राम को उस तैयारी के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तैयारी दंडनीय है। उसके बाद देखते हैं और कौन सा है? 122, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। यानी कि आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आप आयुध इकट्ठे कर रहे हैं, गोला बारूद हो गया, आप ये इकट्ठे कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको पुलिस बिना तैयारी, मतलब कि तैयारी के लिए ही दंड कर सकती है। डकैती की तैयारी करना, अब आपने डकैती की नहीं है, युद्ध किया नहीं था, आपने सिर्फ तैयारी की थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ तैयारी दंडनीय है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है? प्रयत्न। अब प्रयत्न देखते हैं थर्ड हमारा 307, यानी कि हत्या का प्रयत्न। 308 आपराधिक मानववध का प्रयत्न। 309 क्या है? सुसाइड के लिए, यानी कि आप आत्महत्या करते हैं उसके लिए दंड, यानी कि जब आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, तो किसको दंड देंगे? तो यहाँ पर आत्महत्या करने के प्रयत्न का दंड है। उसके बाद 393 लूट करने का प्रयत्न करते हैं, लूट किया नहीं है, पूर्ण हुआ नहीं है अपराध, लेकिन आपने प्रयत्न किया था। उसके बाद है 511 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके प्रयत्न से संबंधित। अब कुछ प्रयत्न से संबंधित कुछ केस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं? आर वर्सेस रॉबिन्सन, आर वर्सेस टेलर, आर वर्सेस रियासत अली, और अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये अभ्यानंद मिश्रा क्या है? कोई फॉल्स एडमिशन कूटकरण के द्वारा वो एडमिशन ले लेते हैं वहाँ पे, उससे संबंधित ये केस था। मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे केस हैं जो प्रयत्न से संबंधित है, यानी कि अटेम्प्ट से संबंधित केस है ये। और फोर्थ क्या है? अपराध का पूर्ण होना। अपराध का पूर्ण होना यानी कि अपराध हो ही चुका है पूरा। तो ये थे कुछ अपराध के चरण, यानी कि स्टेजेज ऑफ क्राइम। उसके बाद देखते हैं हम दंड के सिद्धांत। दंड के सिद्धांत देखते हैं तो कौन कौन से हैं हमारे जो दंड के सिद्धांत है आईपीसी में। पहला है निवारणात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। तो ये जो चारों सिद्धांत हैं उसको हम देखते हैं। जो निवारणात्मक और निषेधात्मक सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांत क्या करता है? लोगों में डर पैदा करता है, यानी कि कोई अपराध करने से लोग डरें, इसलिए ये दो सिद्धांत लागू किए जाते हैं। और तीसरा कौन सा है? प्रतिकारात्मक सिद्धांत। प्रतिकारात्मक सिद्धांत क्या होता है कि यानी कि आपकी किसी ने आँख फोड़ दी तो आप भी जाके उसकी आँख फोड़ दें, आपका हाथ काट दिया है आप भी उसके हाथ काट, यानी कि बदले की भावना, जैसा उसने किया है वैसा आप भी करें, यानी कि ये प्रतिकारात्मक सिद्धांत हो गया। और चौथा क्या है? सुधारात्मक सिद्धांत।
वर्तमान में दंड विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो हमारी आईपीसी है इसी सिद्धांत पर आधारित है कि लोग कोई ऑफेंस करते भी हैं, अपराध करते भी हैं, उनको सुधारा जाए। तो ये हो गया आपका वर्तमान ये जो दंड के सिद्धांत हो गए। लेकिन यहाँ पे जो 3 सिद्धांत फर्स्ट बताए गए हैं, ये तीनों सिद्धांत भारतीय दंड संहिता में ये लागू नहीं है। वर्तमान में जो दंड विधि चल रही है हमारी भारत में, वहाँ पर ये तीनों सिद्धांत लागू नहीं है। लागू कौन सा है? सिर्फ एक सुधारात्मक सिद्धांत, यानी कि लोगों को सुधारने का काम किया जाता है वर्तमान दंड विधि के आधार पर। अब यहाँ पर देखते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोई भी अभियुक्त, यानी अभियुक्त कौन होता है? जिस पर चार्ज लगे हों किसी आरोप का, जो किसी ने उसने अगर कोई अपराध किया है वो अभियुक्त है। तो कोई अभियुक्त तब तक अपराधी नहीं होता है जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता, यानी कि जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक वह इनोसेंट माना जाता है, यानी कि उसने अपराध नहीं किया है, सिर्फ आरोपी माना जाता है, क्योंकि उस पर आरोप लगाए जाते हैं, चार्जेस लगाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज का हमारा पार्ट 1। कल से हम पढ़ेंगे अपराध के वर्गीकरण, यानी कि अपराध का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है, कैसे है, इससे हम देखेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।